हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान है, कवि, माइड भाषा में भी ये लिखते हैं, श्री योगेश यथार्थ जी। योगेश यथार्थ जी से जानेंगे हम इनकी जो काव्य रचना के बारे में। साथ ही इन्होंने लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी कई कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं और लिखा भी बहुत कुछ है हाड़ौती की जो लोक संस्कृति के बारे में। इनसे हम जानेंगे, साथ ही इनसे इनकी पसंदीदा रचना भी सुनेंगे। आइए हम बात करते हैं योगेश यथार्थ जी से। योगेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेश जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आप कहाँ के हैं मूल, और किस तरह आपने शिक्षा के साथ इस काव्य रचना की तरफ आपका रुख हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मूलतः जो मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि सरकन्या है। अंता के पास छोटा सा गांव है सरकन्या। मेरा जन्म वहाँ हुआ और प्राथमिक शिक्षा तो गांव में ही हुई। इसके बाद में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो शिक्षा है वो अंता से हुई और जो उच्च शिक्षा है वो कोटा में हुई। फिर इस वक्त आप व्यवसाय में जुड़े हैं, किस व्यवसाय से आप जुड़े हैं? जी, इस वक्त मैं प्राइवेट शिक्षा में कोटा में एक विद्यालय है, विद्याश्रम पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर व्याख्याता हूँ और वही व्यवसाय के रूप में चल रहा है। यथार्थ जी, आप का शिक्षा की तरफ रुख तो रहा ही जी, और अध्यापन आपका कार्य रहा है जी। आपने जो काव्य लेखन ये कब से प्रारंभ किया और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत आपके कौन थे? जी जी जी, जिसे कविता की जो बात है, ये कवि बनाए नहीं जाते, दरअसल जन्मजाति होती है कविता की रुचि, कविता की प्रवृत्ति। तो ये जो प्रवृत्ति, ये जो रुचि है, इसकी जो देन है वो मैं मानता हूँ हमारे गांव में ढाई कड़ी शैली, जो यहाँ की हाड़ौती की लोक नाट्य शैली है। जिस प्रकार दक्षिण भारत में कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम में, उसी प्रकार की हमारे हाड़ौती की प्रसिद्ध शैली है ढाई कड़ी। और आपको जानकारी होगी उस ढाई कड़ी शैली की रामलीला अभी भी जीवंत है, जिसमें पाटुंदा, मांगरोल और करवाड़ पीपलदा। इसके अलावा हमारे गांव में रामलीला तो होती थी, रामलीला के साथ ही वहाँ लोक नाटक हुआ करते थे। नहीं, ढाई कड़ी शैली में राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज और भक्त प्रहलाद के लोक नाटक हुआ करते थे। तो इस जो रामलीला थी, जो लोग नाटक हुआ करते थे, इसमें हमारे परिवारजन जुड़े हुए थे। मैं उसकी जो स्क्रिप्ट, जिसे अपनी हाड़ौती भाषा में खरड़ा कहते हैं, वो खरड़ा में देखता था, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आता था और उसको पढ़ते रहते थे। हम लिखा भी से याद से, तो उसको पढ़ पढ़ करके कविता में इतनी रुचि हुई कि खुद कविता लिखने लग गए। और इसी ढाई कड़ी लोक शैली में इस विधा की पहली किताब जो मेरे द्वारा ही लाई गई है, और अभी इसमें जो यहाँ राजकीय लाइब्रेरी में लिटरेचर फेस्टिवल चला था, बिल्कुल उसी में उसका विमोचन भी हो गया है। बहुत बढ़िया। यथार्थ जी, आपने लोक संस्कृति को बचाए रखा। जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि एक काव्य जो लिखता है उसके लिए जी। तो ये मन में कैसे आया आपके? हाँ, जैसे अब टेक्निक आगे बढ़ी, टीवी आई, तो जैसे ही जब रामायण शुरू हुई टीवी पर, जी, तो रामायण शुरू होते ही जैसे हमारे जो लोक में रचे भी से रामलीला थी, लोक नाटक थे, तो उसका जो पारंपरिक तो था ही सही, लेकिन परेशानी ये पैदा हुई कि जो चमक धमक टीवी पर थी, जो पर्दे पर थी, उस चमक धमक के सामने हमारा जो लोक का जो नाटक था, लोक शैली थी, वो फीकी पड़ी। और फीकी पड़ने का परिणाम ये हुआ कि पहले 50 गाँव में 250 कड़ी शैली की रामलीलाएं हुआ करती थी। जैसे ही ये टीवी की चमक बढ़ी तो लोगों ने सोचा कि यार हम तो बहुत पीछे हैं, और उसको उन्होंने
पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो फिर तुलसी कृत रामायण में हुई, दूसरे में हुई, लेकिन जो यहाँ की जो पारंपरिक शैली थी वो लगभग अब 3-4 जगह ही जीवंत है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वापस हमारे गांव में लोक नाटक शुरू करने की जो चहल पहल चल रही है, वहाँ पर प्रयास चल रहा है। तो मेरा प्रयास ये था कि जो हमारी जो विरासत है, जिससे हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से सजोया है, जिसे बचाए रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वह विरासत आगे बढ़े, बची रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को समझे, इस बात को जाने कि इस प्रकार के हीरे मोती, इस प्रकार के साहित्यिक नाटक भी हमारे यहाँ हुआ करते थे। योगेश जी, डाई कड़ी की जो रामलीला है जी, आज का जो विद्यार्थी उसको समझ ही नहीं पाता। हाँ, उसमें ऐसा क्या है, किस तरह डाई कड़ी की रामलीला है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए ना। हाँ, उसमें हाँ। क्या मतलब आपने किताब में लिखा? जी जी जी, बात ऐसी है कि यह जो ढाई कड़ी शैली है, ये काव्यात्मक शैली है। मतलब जो संवाद है दोनों तरफ से, दोनों पात्र वो कविता में संवाद करते हैं। बहुत बढ़िया। और यह जो शैली है, ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया भर में केवल 3 ही जगह पर इस प्रकार की शैली है जहाँ पर संवाद कविता में होता है। और जिस प्रकार से गीत होता है, गीत में मुखड़ा होता है, उसी प्रकार से इस ढाई कड़ी शैली में तान होती है। तान के बाद इसका जैसे गीत में अंतरा होता है, उस तो दोहा आता है, दोहा के बाद उतार आती है। तो दोहा, उतार और तान, 3 चीज़ें मिलकर के ढाई कड़ी शैली बनती है। और जो लोक कलाकार जब इसको प्रस्तुत करता है तो उसके साथ ही संगीतकार जो वहाँ पर बैठे होते हैं वो भी उसका साथ देते हैं। और साथ के साथ ही इसके जो संवाद होते हैं, जिसके डायलॉग होते हैं, वह उसको जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाला होता है, खरड़ा पढ़ने वाला होता है, वो उसको साथ में बीच बीच में बताता रहता है। तो ये अनूठी है रामलीला यहाँ पर, और ये विश्व प्रसिद्ध है। मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि पाटुंदा की जो रामलीला है, तो ये जो पाटुंदा के जो लोक कलाकार हैं, ये इस रामलीला को चित्रकूट में, पंचवटी में, अयोध्या में और कोटा दशहरा में प्रस्तुत कर चुके हैं। और अभी भी मैंने सुना है, मेरी जानकारी में, मैं परफेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सुना है कि योगी जी ने अभी उनको अयोध्या में रामलीला बुला करने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध शैली है और ये जीवंत रहे, हमारे हाड़ौती का नाम रहे, हमारा ये प्रयास जारी है। नहीं यथार्थ जी, आप लोगों ने इस लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए अथक प्रयास किए हैं वास्तव में, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वह आज के युवा उसको समझ नहीं पाते। जब ये इसको पढ़ेंगे और इसको सहजता से उसका प्रभाव पड़ेगा। यथार्थ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप ने लिखा उस पुस्तक में ढाई कड़ी की रामलीला में, तो कोई ऐसे आप मतलब सुना के बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ। तो उसमें वैसे तो ये जो संवाद शैली है और इसमें बिना विषाद के संगीत वाद्य का काम नहीं चलता, फिर भी कुछ जो संवाद है वह जो उसकी जो ताने हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसकी जो शुरुआत होती है, दरअसल जो मेरी जो किताब है रामलीला की नहीं है, और यहाँ पर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि गा कर के बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बात ही बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य ये रहा कि जिसने भी इसकी सृजना की, जिसने भी लिखी, उसका पुश्तैनी अधिकार उसके पास है, उसके परिवार के पास रहा। आज दिन तक भी, चाहे वो मेरा गांव हो, पाटुंदा हो, मांगरोल हो या फिर पीपलदा हो, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। और मुझे भी नहीं मिला, मुझे भी टूटा फूटा मिला। तो मैं उस लोक नाटक की बात करता हूँ जिसकी पहली पुस्तक मेरे माध्यम से आई है। उसका जो डायलॉग शुरू होते हैं वो राजा इंद्र और नारद मुनि के माध्यम से शुरू होते हैं। नारद जी पहुंचते हैं इंद्र सभा में, वहाँ सूचना देते हैं। तो इंद्र पूछता है उनसे, वो जो पूछता है वो ये है, उस शैली में बताता हूँ मैं। जी नारद जी कितसू जी, ए नारद जी कितसू बचरता आया, प्रती की काई खबरियाँ लाया। फिर इसको दोहराते हैं। अब फिर जवाब होगा नारद जी का, हाँ, ए नमो करूं सुर इंदर का,
नमो करुं सुर इंदर काराई, प्रकट गयो भूप अवधपुर माई। बहुत बढ़िया। उचरो ब्रह्म को नाम नारद जी, उचरो ब्रह्म को नाम नारद जी, कितसू जी नारद जी कितसू बचरता आया, भाग मारा सू दर्शन पाया। इसके बाद में फिर वो संगीत वादक होते हैं, उस मुख्य जो तान है उसको दोहराते हैं। तो इस प्रकार जो ये शैल है इसको कहते हैं ढाई कड़ी शैल। यथार्थ जी वास्तव में जो शैली है ये आज के युग में हर किसी की बस की बात नहीं है। आपने इसको जीवंत बनाए रखा, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और माइड भाषा में जो ये चीज़ मतलब काव्य आप सामने ला रहे हो, ये प्रेरणा का एक युवाओं के लिए स्रोत। जी, मेरा एक प्रयास हो रहा है कि इसमें ये तो आ चुकी है, अभी चल रहा है मेरा मोरध्वज का, वह शुरुआत उसकी एडिटिंग, क्योंकि वो लोक में थी। मैं हालांकि 90% मैं लिख रहा हूँ, फिर भी मैं उसका संपादक ही हूँ। तो एक मोरध्वज आने वाला है। इसके बाद में मेरा पूरा प्रयास है कि भले मुझे कहीं से मिले या न मिले या फिर मुझे लिखनी पड़े, लेकिन वो जो रामलीला है, मेरा 100% प्रयास रहेगा कि उस रामलीला को जो केवल और केवल हाड़ौती की विरासत है उसको मैं लाना चाहता हूँ। और करसो खेत कलाण जिसके संस्थापक हैं जगदीश जी भारती, जो अपने पैसे से 11-11 हज़ार रुपये के इस कला के लिए 3 पुरस्कार देते हैं। मेरी गांव में उस करसो खेत कलाण की शाखा है और मैं उसका वहाँ अध्यक्ष हूँ। तो इसके माध्यम से हम पूरा का पूरा लोक साहित्य जनता के सामने लाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कौन कौन से लोक नाटक और लोक संस्कृति काम हम कर रहे हैं, जिसमें एक आ चुकी है राजा हरिश्चंद्र की, राजा मोरध्वज की चल रही है, रामलीला है, रुक्मणी मंगल है, नरसिंह जी का मायरा, गोपीचंद भरतरी, भक्त प्रहलाद, ऐसी जितनी भी तमाम लोक जो नाटक हुआ करते थे, लोक संस्कृति जो हमारी पूर्वजों की विरासत है, इसको हम बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यथार्थ जी वास्तव में ये जो लोक संस्कृति है ये लुप्त सी होने लगी थी, और आप लोगों का जो अथक प्रयास इसमें रहा, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि इस तरह का लोक साहित्य यदि सामने आता रहेगा तो ये जीवंत बना रहेगा। यथार्थ जी, ये जो आपने संस्था बताई करसो खेत कलाण, करसो खेत कलाण, तो इसके पीछे आपका क्या संदेश है? जो काव्य लिखते हैं क्या संदेश है उनके? करसो खेत कलाण का संदेश सीधा सीधा ये है कि हमारे जो लोक में जिसको बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कितने भी भले आप आगे बढ़ जाओ, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ लो, आप बड़े अधिकारी बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ, लेकिन हमारे 16 संस्कार हमारी लोक संस्कृति में निहित है। आप जन्म लोगे, वो गीत गाए जाते हैं, अपनी भाषा में गाए जाएंगे। लोक कहानियाँ जब वो औरतें व्रत करती, सौमती अमावस्या, दशमी रविवार का, लोक कथा सुनती है, लोक गाथा। हमारे यहाँ मेले लगते हैं, तेजा जी की लोक गाथा सब से आप सब परिचित हैं। लोक गाथा, देवनारायण की लोक गाथा जो बोपा गाते हैं उसमें रावण हत्या पर। ये सब, इन सब को, क्योंकि यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो इस आने वाली आधुनिकता के पीछे जो अंधी दौड़ में हम भाग रहे हैं, हमारी जो संस्कृति में छिपे हुए जो हीरे मोती हैं, वो हीरे मोती गायब हो जाएंगे। तो ये बड़ा प्रयास है करसो खेत कलाण का। और राजस्थान के बाहर इसकी 45 शाखाएं संचालित हैं। और हम, मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं जगदीश जी भारती की टीम में, वो सभी मिल करके उस लोक संस्कृति की जिन लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाटक, लोकगीत, लोक भजन, गाड़, प्यालियाँ, सभी को हम इकट्ठा करके किताबों के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से किताबों में उनको देख सकें और आप जैसे चैनल के माध्यम से कहीं न कहीं वो जनता के सामने आकर के पुनर्जीवित हो सके। वाह योगेश जी, आप जैसे गीत में पूरी संस्कृति परंपरा, ये वास्तव में आज गाँव में ये देखने को नहीं मिलती, क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और इसको आप वापस जीवंत कर रहे हो। तो ये बहुत मतलब आज के इस युग में बहुत सार्थक बात जाएगी आपकी। योगेश जी, आप
जो ये लोक साहित्य का, क्या ये लिखने का अनवरत आपका कार्य जारी रहेगा? जी, प्रयास तो यही है कि जहाँ तक भगवान की मेहरबानी रहे और ठीक ठाक स्वास्थ्य राह चलते रहे तो, और जैसे भी, क्योंकि अभी एक सब आज से ही करना है, आर्थिक भी इच्छा पाने करने का, किसी से सहायता मिलती नहीं है। और हमारी अपने हाड़ोती में कहावत है कि अलूनी सल्यान कोई ना चाटा। हाँ। सब स्वार्थ के आड़ी भाग है। तो कोई को साथ मिले तो सही, ना मिले तो सही, जितने भी अपनी ये सेहत उस हिसाब से ये अनवरत कोशिश तो यही है कि अनवरत चाल तो रही काम, और जितनी भी हालांकि मैंने प्याले भी संकलित करवाई कोशिश कर रही है जमा, और भी जितनी भी चीज़ें जो चाहे जो मन बताई, जो उजड़ी से गीत का माध्यम से आपके सामने आई, वो सभी वापस आ जाओ तो बढ़िया बात है ना। तो कोशिश तो पूरी है साहब। योगेश जी, जो ये साहित्य अकादमी के पास आप पांडुलिपि भेजते हो, भेजी के आपने? हाँ, ये आपने वहाँ से भी कई बार आर्थिक संबल मिलता है मतलब आप लोगों को? आपने सही प्रश्न पूछा सर। और ये जो डाईकड़ी लोक नाटक राजा हरिश्चंद्र, ये अकादमी के माध्यम से आई है। राजस्थानी भाषा और संस्कृति अकादमी बीकानेर कुआं मैंने भेजा और उन्होंने इसको आर्थिक सहायता प्रदान की, और ये उसकी सहायता से आई है। मेरी एक और किताब आ गई है हिंदी में, वो भी नाटक पर ही आधारित है, वो बाल नाटक की है। वो हिंदी अकादमी जो उदयपुर में है वहाँ से आई है। तो दोनों किताबें मेरी अकादमी की आर्थिक सहायता से आई है। ये अच्छा सहायता, अच्छी कोशिश है। योगेश जी, आप अब जाते जाते एक छोटा सा गीत और हमारे दर्शकों को सुनाओ। देखो, बात हाड़ोती की मैं ही करा, और हाड़ोती की बिल्कुल जो, तो एक कविता मैं आपको सुनाओ कि आजकल ये टेक्निक की वजह से, मोबाइल की वजह से आपनो बहुत सारो फायदा तो चाहिए सही, लेकिन नुकसान कहीं हो रही है। नुकसान बड़ो नुकसान ये हो रही है कि आपने घर में ही अकेला हो गया। और आपने बतावा कि आजकल एक नयो रिवाज चाल रहा है, जैसे सगाई हो जाए ना, सगाई होता है लाडो अपनी मगे दड़कता है, भले मोबाइल दुआ हो जाए है ना। और मोबाइल दुआता है वो इतनी बातें करे मोबाइल पर क, और इतनी जड़ा खुद है गणा को तो ब्याह बाग पहले तलाक हो जाओ। हाँ, तो और यह बात बहुत आगे, ये संबंध विच्छेद को प्रमुख कारण है मोबाइल। तो ये बहुत ही खतरनाक है, ये वजह से असन का काम न होनी चाहिए। और एक घटना पर आधारित एक कविता मैं आपको बताऊँ कि यदि लाडा लाडी बात करवाता है तो कोई बात नहीं, पर ब्याही ब्याने भी बात करवा लागा और को सामाजिक विसंगति आ जाए तो ये बड़ो खतरनाक है। तो एक छोटी सी याद से व्यंग्य की कविता या कि अखबार में खबर आई कच लाडा के बाप का लाना बागी लाडी की माई। अखबार में खबर आई कच लाडा के बाप का लाना बागी लाडी की माई, तो संदाई रिश्तेदारा का माता शर्म से झुक गया। अरे लाडा लाडी का फेरा तो पढ़ता ही रुक गया। तो लाडा ने लाडी सु की कच अब आप आपनो ब्याह नामुमकिन छ, मन उसे तप पूरो यकीन छ, पर अब आपनो ब्याह नामुमकिन छ, क्योंकि थारो बाप मारे माए ने ले भाग्यो, ये वजह से अब तो तुम्हारो भाई लाग्यो। तो असनकार आजकल एक और देखो बात आप कि नकली जो टेक्निक के माध्यम से नकली आइडिया बना ली, पता ही ना पड़ा कुछ की असली आईडी चल, क्योंकि नकली आईडी है। फेसबुक पर घनी सारी बातें काम चाल रही है ना। तो एक और सत्य घटना, जैसे कि मारो नाम यथार्थ से, मैं यथार्थ की बात करूँ है ना। तो एक और मैं यथार्थ की बात आपको बताऊँ कि बढ़िया गृहस्थी चाल रही है साहब, पत्नी और पति ने दोनों मिलकर नकली आईडी बना ली। अच्छा। एक कविता सुनो आप, आनंद लियो है ना। तो फेसबुक पर चैटिंग करवा की नई तरीके निकाली, कि पति पत्नी दोनों ने नकली आईडी बना ली। फेसबुक पर चैटिंग करवा की नई तरकीब निकाली कि पति पत्नी दोनों ने नकली आईडी बना ली, और छोड़ छाड़ कर सारी प्यार मोहब्बत की बाता न दोनों जनाई चैटिंग पे चप गया, भूल गया मीठी राता न। तो प्यारा रिश्ता में जाल साजी सो असी माया रचगी कि दोनों की चैटिंग की चाटी आपस में ही फंसगी। लोग तो लुगाई लोग सू आपस में चैटिंग करवा ला गया, ख्वाब में जीवा ला गया और ख्वाब में मरवा ला गया। तो दो चैटिंग करता दुनिया को प्यार परवान छिड़ गयो, और एक दिन असल में ही मलबा के लेकर दुनिया को मन बन गयो। तो पति ने जार कमरो बुक करा ले होटल में, बटो बाट नाल रहो छो पूरे डूब गयो बोतल में। अति
अटी पटनी भी हो तैयार, कर श्रृंगार मलबा कर लेकर आई, होटल में जार कमरा की कुंदी खटखटाई, तो भीतर से आवाज आई, अरे डार्लिंग घनी मोड़ी आई। जैसे ही कमरा को क्वांट खुलियो, जैसे ही कमरा को क्वांट खुलियो तो लुगाई की गोड़ कांप गई। जैसे ही कमरा को क्वांट खुलियो लुगाई की गोड़ कांप गई, लोग को मातो फर गयो, दोनी रांडी रेडवा का मुंडा को रंग उतर गयो। अरे काटा तो खून कोई ना, काटा तो खून कोई ना, जाना मर्चा पटक दी घावा में, छाती फाट गला मागी जमीन दूज की पावा में, छाती फाट गला मागी जमीन दूज की पावा में। बाताई बाता में दोनी भारी गुस्सा में हो गया, बाताई बाता में दोनी भारी गुस्सा में हो गया, और लड़ता लड़ता होटल में बातम बूता हो गया। होटल का कर्मचारी ने समझाया, होटल का कर्मचारी ने समझाया, ना समझा तो पुलिस बुलाई, थानादार ने पकड़ पूछ दिया, थाना में दोनी लोग लुगाई। मामलो अदालत में पूग्यो, मामलो अदालत में पूग्यो तो तलाक पर साइन करवाया, और बस्यो बसायो घर बगड़ गयो। याचे मोबाइल की माया, याचे मोबाइल की माया, याचे मोबाइल की माया। तो सदुपयोग बड़े बात साहब, ये विसंगति अपना समाज कीजिए, मैंने कविता का माध्यम से आपके सामने प्रकट करवा की बतावाई कोशिश करें। बढ़िया। ये थे हमारे साथ कवि, साहित्यकार और माइड भाषा में इन्होंने लोक संस्कृति को बचाने के लिए जो काव्य रचना की और अनवरत ये आगे लिखते जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर।